Good morning, dear students. Today let us discuss about working of a single phase induction motor. आज डिस्कस करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग कैसे वर्क करती है। ये है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती है। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है। इस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए ही ये लगाया गया है। इसको आप कैपेसिटर या कंडेंसर बोलते हैं। इन ऑर्डर टू मेक दिस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग वी हैव कनेक्टेड दिस एक्सटर्नल पार्ट, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर और कंडेंसर। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाते हैं, जिसको आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं। अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग ना लगाई जाए तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा। तो ये मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं। दिस इज़ टर्मिनल बॉक्स। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सप्लाई कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन मिलेगा। यहाँ पे हम सिंगल फेज एसी अप्लाई करेंगे, फेज न्यूट्रल फेज एसी ऑफ 50 हर्ट्ज़। देयर इज़ नेशनल स्टैंडर्ड इन आवर कंट्री, फ्रिक्वेंसी इज़ मेंटेन्ड एट 50 हर्ट्ज़। ये सप्लाई देने से क्या होगा, ये सप्लाई जो हमने दिया है सिंगल फेज एसी, ये सप्लाई कहाँ जाएगी, ये जाएगी सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग में। वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा स्टेटर वाइंडिंग में। स्टेटर वाइंडिंग में जो वोल्टेज अप्लाई हुआ है ये दिस इज द वोल्टेज वी हैव अप्लाइड अक्रॉस स्टेटर। इसका इक्वेशन क्या है, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। आप इसको VM साइन थीटा भी कह सकते हैं, बिकॉज VM साइन ओमेगा टी एंड VM साइन थीटा दे आर सेम। दिस इज ओमेगा टी एक्सिस, दिस इज ओमेगा टी एक्सिस एंड दिस इज मैग्नीट्यूड एक्सिस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एंड दिस इज टाइम एक्सिस। ये वोल्टेज अप्लाई हो गया है स्टेटर पर। स्टेटर के किस भाग पर, स्टेटर वाइंडिंग में। यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग्स हैं और दीज आर स्टेटर वाइंडिंग्स, दीज आर स्टेटर वाइंडिंग कंडक्टर्स and we have applied voltage in these conductors. सिंगल फेज वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा, इट स्टार्ट्स करंट। सिंगल फेज वोल्टेज स्टार्ट्स establishes current in the stator winding. This is current. So since voltage is sinusoidal, so it produces sinusoidal current. ये साइनोसाइडल करंट प्रोड्यूस करेगा स्टेटर वाइंडिंग में। क्योंकि वोल्टेज साइनोसाइडल है इसलिए करंट जो प्रोड्यूस होगी स्टेटर वाइंडिंग में वो भी साइनोसाइडल होगी। दिस करंट इज I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। अब ये साइनोसाइडल करंट जब फ्लो करेगी किसी कॉइल में, दिस इज कॉइल और वाइंडिंग, इस कॉइल में फ्लो करेगी तो क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस MMF। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू कॉइल इट प्रोड्यूसेस MMF एंड इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ MMF इज N into I. MMF is given by N into I, where N is the number of turns in the coil and I is the current flowing through the coil. तो नंबर ऑफ टर्न्स स्टेटर वाइंडिंग में मान लीजिए n है और उसमें करंट फ्लो कर रही है I, और I का मान कितना है, IM साइन ओमेगा टी। सो MMF क्या होगा, MMF इज EN इंटू IM। इन प्लेस ऑफ स्मॉल I एम राइटिंग IM साइन ओमेगा टी, IM साइन ओमेगा टी। दिस इज द MMF एंड दिस MMF इज साइनोसाइडल बिकॉज for any motor number of turns in the stator winding is constant and maximum value of current, if supply voltage is constant then maximum value of current is also constant. So MMF is basically sinusoidal MMF and its magnitude is this N into IM sin omega t, where N is the number of turns in the coil, IM is the maximum value of current and sin omega t is sinusoidal term. So it produces flux. MMF क्या करता है, what MMF does, it produces flux. MMF is a magnetic pressure which produces magnetic flux in the magnetic circuit. So this MMF, since this MMF is sinusoidal, so it produces a flux which is also sinusoidal. कैसा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा ये साइनोसाइडल फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा because MMF is sinusoidal, so it produces a sinusoidal flux. This is instantaneous value of flux and this is omega t and it produces a flux of phi equal to phi m sin omega t. This is the flux produced by the single phase voltage. So sequence of events, see, we have applied the voltage in the stator winding, voltage produced current in the stator winding and current produced MMF in the stator winding. Because of MMF it produced flux in the stator winding.
तो क्या हुआ, वोल्टेज अप्लाई किया साइनोसाइडल एसी, उसने करंट प्रोवाइड किया स्टेटर वाइंडिंग में साइनोसाइडल एसी, उसने एमएमएफ पैदा किया साइनोसाइडल एसी, और एमएमएफ ने क्या किया, फ्लक्स प्रोड्यूस किया, और फ्लक्स जो है वो भी साइनोसाइडल है। दिस फ्लक्स इज कॉल्ड पल्सेटिंग फ्लक्स। फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, दिस इज कॉल्ड सिंगल फेज फ्लक्स। फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, इसको पल्सेटिंग फ्लक्स कहते हैं, सिंगल फेज फ्लक्स कहते हैं। अब इस फ्लक्स को ज़रा देखिए, इट्स मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग। मैग्नीट्यूड इसका क्या है, कांस्टेंट नहीं है। इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज फाई एम एंड इट इज़ चेंजिंग बिकॉज ओमेगा टी इज चेंजिंग, सो दिस फ्लक्स इज आल्सो चेंजिंग। तो इसको मान लीजिए स्टेटर पर ये फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, मान लीजिए स्टेटर पर हमने 2 पोल बनाया है, 2 पोल स्टेटर पर 2 पोल बनाया है, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ पे सपोज साउथ पोल है, साउथ पोल ऑफ स्टेटर, नॉर्थ पोल ऑफ स्टेटर। 2 पोल के लिए अगर स्टेटर पर वाइंडिंग की है तो क्या होगा, स्टेटर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी नॉर्थ से साउथ, द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इज दिस। लेकिन ये नॉर्थ से साउथ जो फ्लक्स जाएगा कब तक जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, व्हेन फ्लक्स इज पॉजिटिव, व्हेन फ्लक्स इज इन दिस रीजन। जब तक फ्लक्स इस रीजन में है, ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे साउथ। यहाँ पे नॉर्थ होगा इस भाग पे और यहाँ पे साउथ होगा, इनका मान हमेशा चेंज हो रहा है। देखिए इट्स मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, पहले बढ़ेगा 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 फिर घट के 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फ्लक्स चेंजेज इट्स डायरेक्शन। फ्लक्स क्या करेगा, इसका डायरेक्शन चेंज करेगा कितने समय बाद, आफ्टर हाफ साइकिल, दिस इज हाफ साइकिल। इसके बाद फ्लक्स देखिए अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इट इज़ गोइंग माइनस। फ्लक्स माइनस जाने का मतलब क्या है, फ्लक्स इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा, यहाँ नॉर्थ पोल जो है वहाँ हो जाएगा साउथ पोल, और जहाँ साउथ पोल है वहाँ हो जाएगा नॉर्थ पोल। और ये कब तक रहेगा, जब तक ये फ्लक्स अपने हाफ साइकिल में है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर साउथ रहेगा ऊपर भाग में, नीचे भाग में नॉर्थ। देखिए यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, और ये भी मैग्नीट्यूड अपना चेंज करता रहेगा बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज़ नॉट कांस्टेंट। उसके बाद क्या होगा, इट अगेन चेंजेज इट्स डायरेक्शन, फिर प्लस हो जाएगा। प्लस मतलब फिर से ऊपर नॉर्थ, फिर से ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, डायरेक्शन इधर को। उसके बाद फिर चेंज करेगा हाफ साइकिल में, नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ, डायरेक्शन अपवर्ड, फील्ड इधर से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये क्रम बार बार चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग फ्लक्स। दिस फ्लक्स इज नॉट रोटेटिंग, दिस इज पल्सेटिंग फ्लक्स। इट्स मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग एट रेगुलर टाइम इंटरवल। इसका मान और इसकी दिशा बार बार चेंज हो रही है नियमित समय अंतराल पर, लेकिन ये रोटेट नहीं कर रहा है। दिस फ्लक्स इज नॉट रोटेटिंग। अब ये जो फ्लक्स है रोटेट नहीं कर रहा है, तो ये जो कंडक्टर्स हैं, दीज आर रोटर कंडक्टर्स। देखिए ये जो रोटर कंडक्टर्स हैं, इन कंडक्टर्स को ये फील्ड रोटेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये फील्ड क्या करेगा, इन कंडक्टर्स को कट करते हुए इधर नहीं जाएगा। तो इसलिए इन कंडक्टर्स में टार्क डेवलप नहीं होगा। जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमने डिस्कस किया था, ये फ्लक्स क्या होता है, रोटेट करता है। रोटेटिंग फ्लक्स होता है, वो क्या करता है, रोटर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस करता है और उसमें करंट प्रोड्यूस करता है और उसके कारण उसमें टार्क डेवलप होता है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन वैसी नहीं है। Here flux is not rotating, flux is changing its magnitude and it is changing its direction also, but it is not rotating. This is not rotating flux, this is called pulsating flux. ये साइनोसाइडल फ्लक्स जो होता है फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, ये है सिंगल फेज फ्लक्स है और ये फ्लक्स रोटेट नहीं करता है जैसा कि 3 फेज फ्लक्स रोटेट करता है। तो यहाँ पे ये क्या है, दिस मोटर fails to develop torque when this motor is at standstill condition। जब ये मोटर स्थिर अवस्था में है तो इसमें टार्क डेवलप नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स अपना मान तो चेंज ज़रूर कर रहा है, अपनी दिशा भी चेंज कर रहा है, लेकिन ये रोटेट नहीं कर रहा है। फ्लक्स या तो इधर रोटेट करे या तो इधर रोटेट करे। अगर इधर रोटेट करेगा तो रोटर कंडक्टर्स को कट करेगा, उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा, उसके कारण उसमें टार्क लगेगा उस दिशा में। और ये अगर इधर को रोटेट करेगा तो इसमें रोटर कंडक्टर्स में ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा और उसमें करंट प्रोड्यूस करेगा और टार्क प्रोड्यूस करेगा इस दिशा में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए ये मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगा, ये मोटर में टार्क डेवलप नहीं होगा। लेकिन ये मोटर अगर एक बार चला दिया जाए इस दिशा में या इस दिशा में तो ये मोटर चलने लगती है। ऐसा पाया गया है कि अगर इस मोटर को इस दिशा में रोटेट कर दें किसी बाहरी स्रोत से या किसी तरीके से, तो ये मोटर इस दिशा में चलने लगता है। या इस मोटर को इस दिशा में रोटेट कर दें एंटी क्लॉकवाइज, तो भी ये मोटर चलने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि मोटर में
प्रारंभ में टार्क नहीं लगता है, देयर इज़ नो टार्क इन दिस मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, बट वंस वी रोटेट दिस मोटर इन एनी डायरेक्शन, इस दिशा में घुमा दें तो मोटर इस दिशा में चलने लगेगा, इस दिशा में घुमा दें तो इस दिशा में चलने लगेगा मोटर, और इस दिशा में घुमा दें तो मोटर इस दिशा में चलने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज मेनली दी गई। पहली थ्योरी होती है जो ज़्यादा एक्सेप्टेड है, उसको कहते हैं डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। दिस डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। और दूसरी थ्योरी है क्रॉस फील्ड थ्योरी। With the help of these two theories, there was an attempt to explain why this motor is not self-starting, but when we rotate this motor in any direction, this motor starts rotating. इन दो थ्योरी की मदद से यह दिखाने का प्रयास किया गया कि ये मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, अपने से स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन अगर इस मोटर को किसी भी दिशा में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दें तो ये मोटर चलने लगता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी है सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है। दिस इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड थ्योरी। इसके बारे में बात करेंगे। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या होती है? विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन why single phase induction motor is not self starting, but when we rotate this motor in any direction, this motor starts rotating. तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये थ्योरी कहती है कि सिंगल फेज फ्लक्स, जिसको अभी हमने बात किया, ये है, दिस इज सिंगल फेज फ्लक्स। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी कहती है सिंगल फेज फ्लक्स को माना जा सकता है कि दो फ्लक्सों से मिलकर बना है, phi1 and phi2. It is not sum, it is resultant of these two flux. सिंगल फेज फ्लक्स दो फ्लक्स से मिलके बना हुआ है, और इन फ्लक्सों का मान जो है मूल फ्लक्स का आधा है। मूल फ्लक्स मतलब ये मेन फ्लक्स, आधा phi_m/2, और इसका मान जो है ये भी phi_m/2। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी कहती है कि सिंगल फेज फ्लक्स को माना जा सकता है कि वो दो फ्लक्स से मिल के बना है। सिंगल फेज फ्लक्स को माना जा सकता है कि दो फ्लक्स से मिल के बना है। दोनों फ्लक्स का जो मान है वो मूल फ्लक्स का आधा है, और दोनों फ्लक्स सिंक्रोनस स्पीड से एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। दे रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन विथ सिंक्रोनस स्पीड। दिस इज कॉल्ड डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या कहती है? सिंगल फेज फ्लक्स को माना जा सकता है कि दो फ्लक्स से मिलके बना हुआ है, दोनों फ्लक्स का मान मूल फ्लक्स का आधा है, तथा एक दूसरे से विपरीत दिशा में सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करते हैं। एक फ्लक्स को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड फ्लक्स phi_f, दूसरे को कहते हैं बैकवर्ड फ्लक्स phi_b। इसकी बात अभी और करेंगे बाद में। So what is double field revolving theory? This theory says single phase flux can be considered as a constituent of two fluxes, phi1 and phi2. Their magnitude is half of the original flux. Phi_f and phi_b, their magnitude is half of the original flux, and they rotate with synchronous speed in opposite direction. तो ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों फ्लक्स का जो रिजल्टेंट ऑफ phi_f एंड phi_b, द रिजल्टेंट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू phi। तो ऐसा देखते हैं क्या ऐसा है। तो सपोज किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दिस इज द पोजीशन ऑफ phi_f, फॉरवर्ड फ्लक्स है, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ बैकवर्ड फ्लक्स phi_b। इनका मान कितना होता है अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी? अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी phi_f इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू एंड phi_b इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू का आधा है, और रोटेट करते हैं किस स्पीड से? सिंक्रोनस स्पीड से। किस दिशा में? अपोजिट डायरेक्शन में। एक घूमेगा क्लॉकवाइज, दूसरा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ फॉरवर्ड फील्ड, तो बैकवर्ड फील्ड किस दिशा में घूमेगा? इधर।
अगर फॉरवर्ड फील्ड इस दिशा में घूम रहा है क्लॉकवाइज तो बैकवर्ड फील्ड घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम लेंगे तो कितना आना चाहिए, जो मेन फ्लक्स है फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी आना चाहिए। कितना आना चाहिए, फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। इफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू कम्स फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, देन वी कैन से दीज टू फ्लक्सेस आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग दिस फ्लक्स। इस फ्लक्स का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दोनों। तो इस समय मान लीजिए टी इक्वल टू जीरो या ओमेगा टी इक्वल टू जीरो की पोजीशन है। सपोज दिस इज ओमेगा टी इक्वल टू जीरो। इस समय रिजल्टेंट लेंगे दोनों का, कितना आएगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, इट इज़ जीरो बिकॉज देयर मैग्नीट्यूड इज सेम फाई एम अपॉन टू एंड फाई एम अपॉन टू, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दो फेजर हैं फाई एफ फाई बी, दोनों का मान कितना है, एक दूसरे के बराबर है और एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए दोनों फेजर का रिजल्टेंट होगा जीरो इस समय। अब दोनों रोटेट कर रहे हैं तो ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री पे ये फेजर फाई एफ ये घूम के आ जाएगा यहाँ पे, और ये घूम रहा है क्लॉकवाइज। फाई एफ इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो आफ्टर 90 डिग्री इट रोटेट्स इन दिस डायरेक्शन, and phi b is rotating in anti-clockwise direction, so after 90 degree its position is this 90 डिग्री। ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री पे दोनों फेजर की देखिए पोजीशन क्या है, फाई एफ यहाँ है, दिस इज फाई एफ एंड दिस इज फाई बी। रिजल्टेंट कितना आएगा दोनों का, रिजल्टेंट फ्लक्स इज फाई एम अपॉन टू प्लस फाई एम अपॉन टू, बिकॉज देयर डायरेक्शन इज सेम, सो दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, सो देयर रिजल्टेंट इज फाई एम। जुड़ जाएगा दोनों का मान, ठीक है, क्योंकि दोनों की दिशा सेम है, दोनों का मान बराबर बराबर है, जुड़ जाएंगे। तो ओमेगा टी इक्वल टू 90 पे फाई एम। और रोटेट कराएंगे ये 180 डिग्री पे, कितना निकालेंगे, ओमेगा टी इक्वल टू 180 डिग्री पे कितना आएगा रिजल्टेंट 180 डिग्री पे। अभी देखिए फाई एफ यहाँ है, 180 डिग्री घूमेगा तो फाई एफ कहाँ आ जाएगा, यहाँ फाई बी की जगह पे, यहाँ पे फाई एफ, और फाई बी कहाँ चला जाएगा घूम करके, फाई बी घूम रहा है इस दिशा में तो ये घूम के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ फाई एफ की जगह फाई बी और फाई बी की जगह फाई एफ हो जाएगा आफ्टर 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट इज अगेन जीरो बिकॉज यहाँ फाई बी यहाँ फाई एफ देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट इज जीरो। तो ये हो गया 180 डिग्री पे। 270 डिग्री पे, 270 डिग्री पे देखिए ये आ गया फाई बी यहाँ आ गया और फाई एफ कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, दिस इज फाई बी दिस इज फाई एफ। मान दोनों को देखिए कितना है, फाई एम अपॉन टू फाई एम अपॉन टू, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। ओमेगा टी इक्वल टू 270 डिग्री पे व्हाट इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज माइनस फाई एम अपॉन टू, माइनस फाई एम अपॉन टू है बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्लस फाई एम अपॉन टू। इधर दोनों का मान प्लस लेंगे तो इधर दोनों का मान माइनस लेंगे, तो ये दोनों जोड़ेंगे फाई एम अपॉन टू एंड माइनस फाई एम अपॉन टू, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ माइनस फाई एम। सो ओमेगा टी इक्वल टू 270 डिग्री पे रिजल्टेंट होगा माइनस फाई एम। और रोटेट कराएंगे फिर क्या होगा, और रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, फाई बी इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फाई बी आ जाएगा अपने मूल पोजीशन पे रोटेट करके यहाँ, एंड फाई एफ इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो फाई एफ यहाँ आ जाएगा अपने मूल पोजीशन पे। तो इस समय पोजीशन पे आ जाएंगे 360 डिग्री पे, कहाँ आ जाएंगे, फाई बी यहाँ आ जाएगा वापस, फाई एफ यहाँ आ जाएगा। सो एट ओमेगा टी इक्वल टू 360 डिग्री, ओमेगा टी इक्वल टू 360 डिग्री, so what is the value of resultant, resultant is again zero क्यों हुआ, because their magnitude is equal and they are in opposite direction। so आप देखिए रिजल्टेंट एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम, रिजल्टेंट एट ओमेगा टी इक्वल टू जीरो इज जीरो, ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री पे रिजल्टेंट कितना है फाई एम, ओमेगा टी इक्वल टू 180 डिग्री पे रिजल्टेंट कितना है जीरो, ओमेगा टी इक्वल टू 270 पे रिजल्टेंट कितना है माइनस फाई एम, ओमेगा टी इक्वल टू 360 पे कितना है। एंड इफ यू ड्रा द कर्व फॉर दिस रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और ओमेगा टी, यू गेट अ कर्व लाइक दिस, ओमेगा टी एंड दिस इज द रिजल्टेंट फ्लक्स। जीरो पे मान जीरो था, 90 डिग्री पे मान था फाई एम, 180 डिग्री पे जीरो, 270 पे माइनस फाई एम, 180 पे 360 पे अगेन जीरो। देखिए दिस 90 डिग्री, यहाँ पे मान कितना आया था फाई एम,
180 डिग्री पे मान कितना आया था 0, 270 डिग्री पे मान आया था -5m, 360 डिग्री पे आया था अगेन 0। तो इस प्रकार से ये देखिए बार बार ये रोटेट करता रहेगा। दिस फेजर्स आर दिस फ्लक्सेस आर बेसिकली रोटेटिंग कंटिन्यूसली। Φ is rotating continuously in the clockwise direction and Φ is rotating continuously in the anti-clockwise direction। Φ clockwise दिशा में नियमित रूप से घूम रहा है, Φ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में नियमित रूप से घूम रहा है। किसी समय इन दोनों का रिजल्टेंट किसी भी समय एट एनी टाइम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम निकाल के रिजल्टेंट का अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे ऐसा ग्राफ आएगा। यू गेट अ कर्व लाइक दिस। और ये कर्व किसका है? दिस इज साइनोसाइडल कर्व, Φ = Φm sin ωt। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये कहना गलत नहीं है कि सिंगल फेज फ्लक्स को हम मान सकते हैं कि दो फ्लक्स से मिलकर बना हुआ है। सिंगल फेज फ्लक्स को मान सकते हैं कि वो दो फ्लक्स से मिलकर बना हुआ है और दोनों फ्लक्स का मान मूल फ्लक्स का आधा है। दोनों फ्लक्स का मान मूल फ्लक्स का आधा है तथा वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं सिंक्रोनस स्पीड से, और इन दोनों का रिजल्टेंट किसी भी समय मूल फ्लक्स के बराबर होगा। तो ये है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। अब ये क्या होगा, ये दो फ्लक्स हैं, एक फ्लक्स किधर को रोटेट कर रहा है, इधर को, इसको मान लीजिए कहते हैं Φf। इसके घूमने की स्पीड क्या है, ns सिंक्रोनस स्पीड। दूसरा फ्लक्स जो है वो रोटेट कर रहा है इस दिशा में, इसका नाम क्या रखा है हमने, बैकवर्ड फ्लक्स। किस स्पीड से ये रोटेट कर रहा है, ये भी सिंक्रोनस स्पीड से, ns। और ns का मान कितना होता है आप जानते हैं, 120f/p, ns = 120f/p। अब फॉरवर्ड फील्ड क्या करेगा, रोटर कंडक्टर को कट करेगा। रोटर कंडक्टर को कट करेगा तो रोटर कंडक्टर में टार्क डेवलप करेगा। किस दिशा में, जिस दिशा में फॉरवर्ड फील्ड घूम रहा है उस टार्क को कहेंगे फॉरवर्ड टार्क। टार्क प्रोड्यूस्ड बाय फॉरवर्ड फील्ड इज कॉल्ड फॉरवर्ड टार्क एंड इट प्रोड्यूसेस टार्क इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स रोटेशन। फॉरवर्ड फील्ड घूम रहा है दिशा में तो वो टार्क प्रोड्यूस करेगा अपने घूमने की दिशा में। दूसरा टार्क कौन प्रोड्यूस करेगा, बैकवर्ड फील्ड। बैकवर्ड फील्ड की दिशा में टार्क प्रोड्यूस करेगा रोटर पे जिस दिशा में वो घूम रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, टाउ बी, बैकवर्ड टार्क। तो दो टार्क रोटर पे प्रोड्यूस होंगे, वन बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड फील्ड घूम रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो रोटर कंडक्टर को कट करेगा, उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, उसके कारण टार्क प्रोड्यूस करेगा जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर में, और वो किस दिशा में करेगा, जिस दिशा में वो घूम रहा है। इसी प्रकार बैकवर्ड फील्ड भी रोटेट कर रहा है, रोटर कंडक्टर को कट करेगा, रोटर कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, रोटर कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस करेगा और टार्क प्रोड्यूस करेगा किस दिशा में, जिस दिशा में वो घूम रहा है। प्रारंभ में क्या है, इनिशियली व्हेन मोटर इज नॉट रोटेटिंग दीज टू टार्क्स आर इक्वल, फॉरवर्ड टार्क एंड बैकवर्ड टार्क दे आर इक्वल। वो क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों का मान बराबर है, इसलिए दोनों कैंसिल कर देते हैं, इसलिए मोटर ये चलता नहीं है, नाइदर इन दिस डायरेक्शन नॉर इन दिस डायरेक्शन। लेकिन अगर मोटर को घुमा दिया जाए किसी भी तरीके से इस दिशा में तो फॉरवर्ड टार्क का मान बढ़ने लगता है और बैकवर्ड टार्क का मान घटने लगता है। तो रिजल्टेंट टार्क जो होगा वो फॉरवर्ड टार्क की तरफ लग जाएगा, और अगर मोटर को इस दिशा में घुमा दें तो बैकवर्ड टार्क जो है वो बढ़ने लगता है, फॉरवर्ड टार्क घटने लगता है। तो फॉरवर्ड टार्क घटेगा, बैकवर्ड टार्क बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, बैकवर्ड टार्क के जो कि बढ़ रहा है उसकी दिशा में मोटर रोटेट करेगा। तो यहाँ पे दो टार्क हैं, एक फॉरवर्ड टार्क है और दूसरा है बैकवर्ड टार्क। तो फॉरवर्ड टार्क की दिशा में अगर मान लीजिए रोटर रोटेट करता है, सपोज रोटर इज रोटेटिंग इन दी फॉरवर्ड टार्क डायरेक्शन विथ स्पीड nr, रोटर घूम रहा है इस दिशा में nr स्पीड से, रोटर के घूमने की स्पीड है मान लीजिए nr, तो स्लिप कितना होगी फॉरवर्ड टार्क के फॉरवर्ड फील्ड की डायरेक्शन में, स्लिप विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड फील्ड ये होगी ns माइनस nr/ns, जैसा कि होता है नॉर्मल स्लिप। 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी ऐसा होता है, फील्ड इधर घूम रहा है, रोटर की स्पीड इधर है, फील्ड की स्पीड ns, रोटर की स्पीड nr है, तो स्लिप कितना होगी, ns माइनस nr/ns। इसी स्लिप को कहते हैं स्लिप विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड फील्ड, इट इज s, यही है स्लिप। लेकिन एक स्लिप और होगी, वो किसके सापेक्ष, बैकवर्ड फील्ड के सापेक्ष। रोटर घूम रहा है दिशा में nr स्पीड से, फील्ड घूम रहा है दिशा में ns स्पीड से, बैकवर्ड फील्ड घूम रहा है दिशा में ns स्पीड से। तो बैकवर्ड फील्ड के सापेक्ष रोटर की स्लिप क्या होगी, उसको कहते हैं SB। वो कितना होगी, वो होगी ns। अगर इधर को ns होता और nr भी इधर को होता तो होता ns माइनस nr/ns, लेकिन रोटर की स्पीड इधर को है और रोटेटिंग फील्ड जो है बैकवर्ड फील्ड इधर को घूम रहा है, तो इसलिए माइनस
एन आर को माइनस एन आर नहीं लिखेंगे, माइनस एन आर लिखेंगे, माइनस एन आर लिखेंगे, बिकॉज इट्स अ रोटेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। फील्ड घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, रोटर घूम रहा है क्लॉकवाइज। अगर फील्ड घूम रहा होता क्लॉकवाइज, रोटर भी क्लॉकवाइज, तो होता है एन एस माइनस एन आर। या फील्ड घूम रहा होता एंटी क्लॉकवाइज, रोटर भी घूम रहा होता एंटी क्लॉकवाइज, तब भी होता है एन एस माइनस एन आर। बट यहाँ पे केस डिफरेंट है, फील्ड घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज और रोटर घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो फिर जो स्लिप होगा वो होगा एन एस माइनस एन आर अपन एस। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड फील्ड हो जाएगा एन एस प्लस एन आर अपान एन एस, एन एस प्लस एन आर अपान एन एस। तो एन एस प्लस एन आर अपान एन एस को क्या लिख सकते हैं, एन एस प्लस एन आर अपान एन एस, स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड फील्ड इज एन एस प्लस एन आर अपान एन एस। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2ns माइनस एन आर अपान एन एस, ऐसे लिख सकते हैं। स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड फील्ड, बैकवर्ड फील्ड के सापेक्ष में स्लिप, बैकवर्ड फील्ड के सापेक्ष में स्लिप है। इसको सॉल्व करेंगे, स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड फील्ड कितना आ जाएगा 2 माइनस एन आर अपान एन एस को हम कहते हैं स्लिप एस। तो यहाँ पे दो स्लिप आई हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में डबल फील्ड रिवॉल्विंग थियोरी में फॉरवर्ड फील्ड के सापेक्ष जो स्लिप आती है एस, और बैकवर्ड फील्ड के सापेक्ष में जो स्लिप आती है 2 माइनस एस। ये याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज़ 2 स्लिप, वन इज एस, सेकंड इज 2 माइनस एस। अगर फॉरवर्ड फील्ड की दिशा में रोटर घूम रहा है तो उसके सापेक्ष स्लिप होगी एस, बैकवर्ड फील्ड के सापेक्ष होगी 2 माइनस एस। अगर मोटर का रोटर बैकवर्ड फील्ड की दिशा में घूम रहा है तब उसके सापेक्ष में स्लिप होगी एस, और फॉरवर्ड फील्ड के सापेक्ष में होगी 2 माइनस एस। तो डिपेंड करता है कि किसके सापेक्ष स्लिप एस होगी और किसके सापेक्ष स्लिप 2 माइनस एस होगी। ये डिपेंड करता है कि फील्ड रोटर फॉरवर्ड फील्ड की दिशा में घूम रहा है या बैकवर्ड फील्ड की दिशा में। फॉरवर्ड फील्ड की दिशा में घूमेगा तो स्लिप होगा एस, बैकवर्ड फील्ड के सापेक्ष होगी 2 माइनस एस। और अगर बैकवर्ड फील्ड की दिशा में रोटर घूम रहा है तो स्लिप होगी उसके सापेक्ष एस, और फॉरवर्ड फील्ड के सापेक्ष 2 माइनस एस। तो यहाँ पे दो फील्ड हैं, फॉरवर्ड फील्ड एंड बैकवर्ड फील्ड, सो दे प्रोड्यूस 2 टार्क, वन इज़ फॉरवर्ड टार्क, सेकंड इज़ बैकवर्ड टार्क। तो फॉरवर्ड टार्क और बैकवर्ड टार्क जो हैं क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट दिशा में काम करेंगे। फॉरवर्ड टार्क जो होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा, दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू I2 स्क्वायर R2 अपान एस। I2 क्या है, रोटर करंट, उसका स्क्वायर, R2 क्या है, रोटर रेजिस्टेंस, रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, एंड एस क्या है, स्लिप। और बैकवर्ड टार्क जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू माइनस I2 स्क्वायर R2 अपान 2 माइनस एस। यहाँ पे एस, यहाँ पे 2 माइनस एस, ये डिफरेंस है। और यहाँ पे ये माइनस साइन लेते हैं, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, बिकॉज देट दीज 2 टार्क्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक लग रहा है क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए यहाँ लेते हैं माइनस। तो रिजल्टेंट टार्क जो मोटर पे लगेगा, रोटर पे जो रिजल्टेंट टार्क लगेगा वो कितना टार्क लगेगा, वो दोनों टार्क का परिणाम ही लगेगा, रिजल्टेंट ऑफ फॉरवर्ड टार्क एंड बैकवर्ड टार्क। सो टोटल टार्क ऑन रोटर इज रिजल्टेंट ऑफ फॉरवर्ड टार्क एंड बैकवर्ड टार्क। सम नहीं होगा दोनों का रिजल्टेंट होगा। अगर मोटर घूम रहा है फॉरवर्ड टार्क की डायरेक्शन में, इधर को घूम रहा है, तो नेट टार्क कितना डेवलप होगा, मोटर पे नेट टार्क डेवलप होगा फॉरवर्ड टार्क माइनस बैकवर्ड टार्क। बैकवर्ड टार्क अपोजिट है वो, इसलिए वो उतना कम कर देगा। और मोटर अगर घूम रहा है बैकवर्ड टार्क की डायरेक्शन में तो नेट टार्क कितना डेवलप होगा रोटर पे, बैकवर्ड टार्क माइनस फॉरवर्ड टार्क, इतना टार्क डेवलप होगा रोटर पे तब जब मोटर बैकवर्ड टार्क की डायरेक्शन में घूमेगा। और ये तब है जब मोटर फॉरवर्ड टार्क की डायरेक्शन में घूमेगा। इसलिए रोटर पर 2 टार्क लग रहे हैं। देखिए ये टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक आपको मालूम है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में ऐसा होता है। तो यहाँ पे 2 टार्क डेवलप हो रहे हैं रोटर पर। ये है स्लिप इक्वल टू 1 एंड स्लिप इक्वल टू 0। स्लिप इक्वल टू 1 का मतलब रोटर इज नॉट रोटेटिंग, NR इक्वल टू 0। स्लिप इक्वल टू 0 का मतलब NR इक्वल टू NS, सिंक्रोनस स्पीड से चल रहा है फॉरवर्ड फील्ड की दिशा में।
तो यहाँ पे दो टार्क हैं, एक टार्क है ये है फॉरवर्ड टार्क, दिस इज फॉरवर्ड टार्क, द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय फॉरवर्ड फील्ड, दिस इज टाउ एफ एंड दिस इज बैकवर्ड टार्क प्रोड्यूस्ड बाय बैकवर्ड फील्ड टाउ बी। हमने बताया कि प्रारंभ में दोनों टार्क बराबर हैं। इस फार्मूले में देखिए स्लिप का मान रखिए 1, व्हेन मोटर इज नॉट रोटेटिंग देन स्लिप इज 1 रखिए तो दोनों का मान बराबर आएगा। फॉरवर्ड टार्क एंड बैकवर्ड टार्क दे आर इक्वल बट दे आर अपोजिट, ये प्लस आ रहा है ये माइनस। तो व्हेन मोटर इज नॉट रोटेटिंग यानी व्हेन स्लिप इज 1, व्हेन एन आर इज 0 देन फॉरवर्ड टार्क एंड बैकवर्ड टार्क देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड अपोजिट। दोनों का मान बराबर है और एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मोटर को फॉरवर्ड फील्ड की दिशा में चला देते हैं, मोटर को अगर हमने फॉरवर्ड फील्ड की दिशा में चला दिया किसी तरीके से, तो क्या होता है कि फॉरवर्ड टार्क जो है उसका मान बढ़ने लगता है। फॉरवर्ड टार्क स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, जैसे टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में हमने बताया था 3 फेज इंडक्शन मोटर में, वहाँ पे एक ही फील्ड होता है, उसको आप फॉरवर्ड फील्ड कह सकते हैं। यहाँ तक बढ़ रहा है, उसके बाद फिर बाद में घटता है, बट दिस इज टार्क प्रोड्यूस्ड बाय फॉरवर्ड फील्ड। फॉरवर्ड फील्ड की वजह से टार्क ये लग रहा है। लेकिन बैकवर्ड फील्ड जो है उसके कारण जो टार्क रोटर पर प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ रही है, देखिए स्लिप इज कमिंग डाउन एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ेगी या स्लिप कम होगी वैसे वैसे बैकवर्ड टार्क का मान कम होता जाता है दिस। और मोटर पर नेट टार्क हमने बताया कितना होगा, फॉरवर्ड फील्ड की दिशा में घूम रहा है तो फॉरवर्ड टार्क माइनस बैकवर्ड टार्क, ये है नेट टार्क जो रोटर पे जिसकी वजह से मोटर घूमेगा। तो मोटर किस टार्क की वजह से रोटेट करेगा, इस टार्क की वजह से। फॉरवर्ड टार्क में से बैकवर्ड टार्क घटा दीजिए तो इस टार्क की वजह से मोटर घूमेगा फॉरवर्ड फील्ड की दिशा में। दिस इज नेट टार्क। नेट टॉर्क ऑन रोटर पर नेट टार्क इतना पैदा होगा, इतना लगेगा, इस टार्क की वजह से मोटर रोटेट कर। देखिए प्रारंभ में कोई टार्क नहीं है इसलिए मोटर अपने से स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन फॉरवर्ड फील्ड की दिशा में अगर आप चला देंगे तो फॉरवर्ड टार्क का मान बढ़ने लगेगा, बैकवर्ड टार्क का मान घटने लगेगा, इसलिए मोटर नेट टार्क जो है वो पॉजिटिव मिलेगा और उसकी वजह से मोटर चलेगा। और मोटर को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देंगे तो क्या होगा, मैंने बताया मोटर को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देंगे तो ये जो बैकवर्ड टार्क है इट बिहेव्स लाइक फॉरवर्ड टार्क। बैकवर्ड टार्क जो है वो अपने दिशा में फॉरवर्ड टार्क जैसा होगा, इसका मान जैसे ये बढ़ रहा था इस दिशा में वैसे ही बैकवर्ड टार्क बढ़ेगा इस दिशा में, उसी प्रकार से। और जो फॉरवर्ड टार्क था उस दिशा में वो इस दिशा के लिए बैकवर्ड टार्क का काम करेगा, इट बिहेव्स लाइक बैकवर्ड टार्क इन दिस डायरेक्शन एंड इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। और मोटर पर नेट टार्क कितना डेवलप होगा बैकवर्ड फील्ड की दिशा में, बैकवर्ड फील्ड की दिशा में मोटर पर नेट टार्क लगेगा इतना, ये कितना है, जैसे द नेट टार्क ऑन रोटर कितना है, बैकवर्ड टार्क माइनस फॉरवर्ड टार्क। बैकवर्ड टार्क जो है इंक्रीज हो रहा है, विपरीत दिशा में जब मोटर चलने लगेगा तो फॉरवर्ड फील्ड के सापेक्ष में जो स्लिप होगी उसका मान 1 से अधिक आएगा, और ये सिंक्रोनस स्पीड पे चलने लगा किस दिशा में, बैकवर्ड फील्ड की दिशा में। बैकवर्ड फील्ड की दिशा में जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड से चलेगी तो फॉरवर्ड फील्ड के सापेक्ष में उस समय स्लिप आएगा 2। तो देखिए बैकवर्ड टार्क ये बढ़ रहा है, फॉरवर्ड टार्क घट रहा है, सो रिजल्टेंट टार्क इज दिस। सो मोटर रन्स इन दी बैकवर्ड टार्क डायरेक्शन विद दिस टार्क, नेट टार्क, और मोटर इस टार्क की वजह से विपरीत दिशा में चलता है। इस प्रकार से हम ये दिखा सकते हैं, वी हैव शोन दैट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। दिस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग because when this motor is at a standstill condition the magnitude of forward torque and backward torque they are equal। फॉरवर्ड टार्क और बैकवर्ड टार्क की का मान समान है, कब, जब मोटर रन नहीं कर रहा होता है। लेकिन अगर मोटर को फॉरवर्ड टार्क की दिशा में घुमा दें तो फॉरवर्ड टार्क का मान बढ़ने लगता है, बैकवर्ड टार्क का मान घटने लगता है, और नेट टार्क जो होता है वो फॉरवर्ड टार्क की दिशा में लगने लगता है, इसलिए मोटर इस चलने लगती है। और मोटर को अगर बैकवर्ड टार्क की दिशा में रोटेट कर दें तो बैकवर्ड टार्क का मान बढ़ने लगता है और फॉरवर्ड टार्क का मान घटने लगता है, इसलिए मोटर बैकवर्ड टार्क की दिशा में रोटेट करने लगता है, जो कि इस कैरेक्टरिस्टिक से स्पष्ट है। इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दिस कैरेक्टरिस्टिक दैट इफ मोटर इज नॉट रनिंग फॉरवर्ड टार्क एंड बैकवर्ड टार्क दे आर इक्वल
and but once motor starts running in this direction, forward torque is increasing and backward torque is decreasing, so resultant torque is increasing. And if we rotate motor in this direction, backward torque direction, then backward torque starts increasing and forward torque starts decreasing and motor runs with this net torque. तो इस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी दैट single phase induction motor is not self starting, but once we rotate this motor in any direction, either in clockwise or in anti-clockwise direction, this motor starts running in that direction. So this is the explanation of not starting of single phase induction motor, why this motor is not self starting, and when we rotate this motor starts running. Thank you for watching. In the coming video we will discuss how to make this motor self starting. इस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनाते हैं इसकी बात करेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.